नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के गांव हरोड़ा में शमशान घाट तक पहुंचने वाला रास्ता बरसात में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाता है। ये कच्चा रास्ता बारिश में 3-3 फीट तक गंदे पानी और कीचड़ से भर जाता है। इससे शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। हाल ही में गांव के एक 80 वर्षीय सरदार सिंह के निधन पर ग्रामीणों को कीचड़ और पानी से होकर शव ले जाना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शमशान घाट हिंडन नदी के किनारे स्थित है और वर्षों से ये मार्ग पक्का नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन से जल्द ही समाधान की मांग की गई है। देखो सर, हमें इतना कठिन सामना करना पड़ा है उसको यहाँ तक लाने के लिए, अर्थी को हम बयान नहीं कर सकते। क्यों? अब देखो 4 लोग लगते हैं एक कंधे को और हम वहाँ 10-10 लोग लेके आए हैं और इतनी गोटो गरक में 2-2.5 फुट पानी था। गर्मी में इतनी धूल रहती है वहाँ कि चलना मुसीबत है और नीचा रास्ता है। जरा सी बारिश हो जाए कीचड़ इतना है कि हमें यहाँ आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बस ये मामला है। हम चाहते हैं कि खड़ोंजा की RCC जो भी है हमारी समस्या का समाधान हो। ग्राम प्रधान, SDM, DM की सबको हमने कह दिया, कोई हमारी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। प्रकरण अभी संज्ञान में लाया गया है और संज्ञान में आते ही मौके पर राजस्व और ब्लॉक की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और प्रकरण का इसका निस्तारण कराया जा रहा है। तो इसके संबंध में वीडियो के द्वारा अवगत कराया गया है कि पानी की निकासी के लिए इसके प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र इसका समस्या का निस्तारण करा दिया जाए। इस वक्त हम तहसील सदर के गांव हरोड़ा मुस्तकम में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे जो शमशान घाट देख रहे हैं, इसकी हालत को देखकर आप कहेंगे कि किस तरीके से कैसे गांव में शमशान घाट इस वक्त मौजूद है। यहाँ के ग्राम प्रधान या जो जनप्रतिनिधि है, किसी का भी इस वक्त कोई ध्यान नहीं है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। जो गांव के लोग हैं शव यात्रा को कंधे पर लेकर जा रहे हैं और 3-3 फीट पानी के बीच से उन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। जो शमशान घाट का रास्ता है उसकी जो हालत है उसे देखकर हैरानी होती है कि किस तरीके से ये गांव के लोग अपनी शव यात्रा लेकर शमशान घाट तक पहुंचते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए कि जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं इस तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं। जो गांव के लोग हैं लगातार उनसे मांग भी करते हैं कि इस रास्ते को किसी तरीके से सही करा दिया जाए, लेकिन गांव के प्रधान हो या कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि हो, किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बरसात के दिनों में तो ये लोग पानी से गुजरकर शमशान घाट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बिना बरसात के भी इन लोगों को पगडंडी का सहारा लेकर शमशान घाट तक पहुंचना पड़ता है। अब देखना होगा सहारनपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं या गांव का प्रधान है इस रास्ते को ठीक कराएगा या नहीं कराएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राजनीति के लिहाज से सबसे अहम, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव भी होना है और इस लिहाज से बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। पार्टी सभी जातिगत गुणाभाग करने में लगी हुई है, जिसके आधार पर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पद की ताजपोशी की जा सके। इस कुर्सी के कई दावेदार हैं जिनके नामों पर चर्चा को लेकर राजनीतिक हलकों में माहौल गर्म है। तो आइए नजर डालते हैं उन नामों पर जो अध्यक्ष पद की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि 15 जुलाई तक यूपी पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में सीट की दावेदारी के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं की दौड़ जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि सपा के PDA की काट के लिए आला कमान पिछड़े वर्ग के नेता के नाम पर गौर कर रहा है। PDA की जो धमक है उसी का परिणाम यह है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अध्यक्ष कौन बने। अध्यक्ष बनने से ज़्यादा उनके अंदर जो इंटरनल जो डिस्कशन होता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े सलाहकार और बड़ी कंपनियां बैठती हैं। सुनने में आया कि कई कंपनियां हायर की गई हैं
जो विलेज स्तर पे सर्वे कर करके और जगह जगह लोगों से जानकारी हासिल कर करके जो सर्वे की टीमें वो उन्हें जानकारी देती हैं। तो केवल अध्यक्ष बनाना नहीं है, वहाँ ओसीएम और डीसीएम को भी बदलने का मामला चल रहा है। ओसीएम को कहाँ पहुँचाएं, डीसीएम को कौन सा पद दें, तभी उनका प्रदेश का अध्यक्ष तय हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में पीडीए के फार्मूले का कार्ड ढूंढने में लग गई है और उसका सबसे बड़ा आधार इस समय है कि जब उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछड़े उम्मीदवारों में से ही चयन कर रही है कि उसका प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े बिरादरी से है, जिससे विपक्ष को एक जवाब दे सके कि उसके दल में भी पिछड़े लोग हैं, उनके दल में पिछड़ों को तरजीह दी जाती है। उसमें तमाम नाम इस समय चर्चा में चल रहे हैं, चाहे विद्याशंकर शास्त्री का नाम हो, चाहे बीएल वर्मा जी का हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह जी का हो, तो ऐसे तमाम, चाहे धर्मपाल सिंह जी का हो। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से इसको काउंटर करती है भारतीय जनता पार्टी और इसका क्या असर चुनाव में देखने को मिलता है, क्योंकि 27 के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य नजर है वो पीडीए फार्मूले को काटने पर है। आइए नजर डालते हैं उन नामों पर जिनकी सबसे ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। समझते हैं कि इनका मजबूत पक्ष क्या है और क्यों इनकी ताजपोशी हो सकती है। सबसे पहले नाम आता है धर्मपाल सिंह का। धर्मपाल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का काफी करीबी माना जाता है। धर्मपाल सिंह 2016 में भी बीजेपी अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार थे, लेकिन आखिरी वक्त में केशव प्रसाद मौर्य ने बाजी मार ली। 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने पर धर्मपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। धर्मपाल सिंह आरएसएस के स्वयं सेवक रहे हैं। संघ की योजना से ही राजनीति में आए। लंबा राजनीतिक अनुभव। 1997 में लोक निर्माण राज्य मंत्री, 1997 से 2002 तक पंचायती राज मंत्री, 2017 से 2019 तक सिंचाई मंत्री, 2022 से लगातार पशुधन मंत्री। वहीं दूसरा नाम है बीएल वर्मा का। बीएल वर्मा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेहद करीबी हैं। एनडीए की मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में तीसरा नाम है स्वतंत्र देव सिंह का। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा है। 2022 में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र देव सिंह की देखरेख में लड़ा गया। चौथे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है अमरपाल मौर्य। अमरपाल मौर्य पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के काफी करीबी और सहयोगी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफी करीबी माने जाते हैं। भाजपा के प्रदेश मंत्री रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सदस्य हैं। भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वयक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पांचवा नाम साध्वी निरंजन ज्योति का है। साध्वी निरंजन ज्योति का लोध समाज में वर्चस्व है। मोदी सरकार 1 और 2.0 में केंद्रीय मंत्री भी रही। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। अखिलेश के निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी अध्यक्ष तक रहे। अखिलेश यादव ने न सिर्फ तीखे आरोप लगाए बल्कि मौजूदा सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेडिकल कॉलेजों की दुर्दशा हो जाए, उन मंत्री के बारे में क्या सोचें। वो रात भर सो नहीं पाते, रात भर कैसे सीएम बने उनका सपना देख रहे हैं। जो व्यक्ति सीएम का सपना देख रहा हो दिन रात, उससे आप क्या उम्मीद करोगे। और जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है और उन्होंने एलडीओ को इसलिए दिया है क्योंकि वो बेचना चाहते हैं। सोसाइटी जो थी, वो सोसाइटी का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, हमारे राजेंद्र चौधरी जी फाउंडर मेंबर हैं उसके।
फाउंडर मेंबर को आपने हटा दिया, सोसाइटी को आपने हटा दिया। अगर ये परंपरा होगी कि किसी फैसले को जो कैबिनेट से लिया हो उस फैसले को बदल देंगे, तो आने वाली सरकार भी उन फैसलों को बदलेगी जो ये कैबिनेट फैसला ले रही है। ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम एसपी खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर में दबा के सेवा करेंगे। आम महोत्सव कहाँ बन रहा है? अवध शिल्पग्राम किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। वहाँ पटिया लगी है जहाँ हमारा उद्घाटन है। कहो तो हम चलें शिल्पग्राम में, आम का वही देखें पटिया जा करके। जहाँ हम खड़े हैं, ये जो ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये किसने बनाया? ये नेताजी का बनाया हुआ है, समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ है। 3000 एकड़ का लाइसेंस नेताजी ने दिया था और 3000 एकड़ का लाइसेंस समाजवादी पार्टी पिछली सरकार में मिला। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना था और सुविधाएं मिलनी थी, इन्होंने इतना दबाव बनाया अपने लोगों को खुश करने के लिए, इतना भ्रष्टाचार किया, हर चीज महंगी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों को बुलाया गया था, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन मोड में काम करने की अपील की। उन्होंने साफ किया कि सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखरेख भी अब जिम्मेदारी होगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये इस बड़ी बैठक से साफ नजर आता है। पाँच जून के उपरांत 23 जून को, 29 जून को एक कार्यक्रम आगे बढ़ा और अब 9 जुलाई को यह अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है, जब एक ही दिन में आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। किसान अपने खेत के मेड़ पर पेड़ लगा रहे हैं। हमने नारा भी दिया था, हर खेत पर मेड़, हर मेड़ पर पेड़। और परिणाम क्या है? गत वर्ष मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने प्रदेश के 25,000 किसानों को 5 साल पूर्व उन्होंने जिन्होंने अपने खेत के मेड़ पे पेड़ लगाए थे, उन्हें हम लोगों ने 32,80,000 रुपए का पैसा भी कार्बन क्रेडिट का उन्हें उपलब्ध करवाया। और अभी 42,20,000 रुपए उनको प्राप्त और होने वाले हैं। यानी एक पेड़ पर $5 की राशि कार्बन क्रेडिट के रूप में उन्हें प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धर्मांतरण की। बलरामपुर से एटीएस ने पर्दाफाश किया एक ऐसे गिरोह का जो धर्मांतरण करोड़ों का धंधा बना चुका है और प्रेम जाल, ब्रेन वॉश, धमकियां और विदेशी फंडिंग सब कुछ इस खेल में था। लेकिन अब नए यूपी में मजहब की आड़ में ये काला धंधा नहीं चलेगा। जो धर्म को धंधा बनाएगा उसकी जगह सलाखों के पीछे तय है। देखिए धर्मांतरण का पर्दाफाश करती है खास रिपोर्ट। धर्मांतरण कराना है, हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की चाहिए, मिल जाएगी। कैसे करोगे ये सब? ब्रेन वॉश कर इस्लाम अपनाएंगे। बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह, जहां इबादत के नाम पर ब्रेन वॉश हो रहा था और मजहब के नाम पर करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, जो खुद को एक पीर बाबा कहता था, वो असल में धर्मांतरण गिरोह का सरगना निकला, जिसके दिखावे में श्रद्धा थी लेकिन असल में एक बड़ी साजिश। और जब यूपी एटीएस की एंट्री हुई तब उस दरिंदे का चेहरा बेनकाब हो गया।
इस धर्मांतरण गिरोह के लड़के भोली भाली हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करते थे। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि कैसे खेला जाता था ये धर्मांतरण का खेल। मजहब बदलकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे मुस्लिम युवक। पहला फुसला कर कराते थे धर्मांतरण। धर्मांतरण के लिए मिलती थी विदेशों से फंडिंग। ब्रेन वॉश कर लड़कियों के नाम बदले। धर्म न बदलने पर केस करने की धमकी देते। गिरोह के पास धर्मांतरण की बकायदा फीस तय। ब्राह्मण क्षत्रिय सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 8 से 12 लाख। अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख। ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं थी, ये एक पूरे गैंग का मिशन था जिसमें गल्फ देशों से फंडिंग, ब्रेन वॉश, प्रेम जाल और धर्मांतरण के सैकड़ों प्लान चल रहे थे। करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां, गल्फ देशों की यात्राएं और 100 करोड़ का काला धन, जिसका मकसद था हिंदू युवतियों और गरीब वर्ग को इस्लाम कबूल करवाना। और इस साजिश में झांगुर बाबा का साथ दे रहे थे नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, महबूब, पिंकी, रिजवी जैसे कई चेले। यूपी एसटीएफ ने धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल ये पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। शिकायत मिली थी कि झांगुर बाबा बलरामपुर में एक बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है, जिसमें कई युवक युवतियों को धर्मांतरण करा के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त किया जा रहा है। जो झांगुर बाबा है उसको बड़े पैमाने पर जो गल्फ कंट्री हैं वहां से फंडिंग की जा रही थी। इसके अलावा इसका जो नेटवर्क है वो भारत के तमाम राज्यों में फैला हुआ है। इन लोगों ने धर्मांतरण न मानने पर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया, धमकाया और मजबूर किया। गरीबों को पैसों का लालच, दलितों को सहारा देने की झूठी उम्मीद अब एक प्लान का हिस्सा थी। और झांगुर बाबा खुद को पीर बताकर शिजर तैयबा जैसी किताबों से इस्लाम का प्रचार करता, लेकिन असल में वो धर्म का परिवर्तन करके काला कारोबार चला रहा था। झांगुर नाम का एक व्यक्ति अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता है और इलीगल कन्वर्जन्स के लिए काफ़ी पैसा प्राप्त कर रहे हैं और पैसे के माध्यम से कन्वर्जन्स कराए जा रहे हैं। गहन जांच से ये जानकारी हुई कि कुछ युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर इनके एजेंट्स द्वारा कन्वर्जन कराया गया। ये भी जानकारी हुई कि इन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी की हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग अमाउंट्स मिलते हैं। वहीं अभी कुछ दिनों पहले आपके चैनल ने आपको दिखाया था कि राजधानी लखनऊ में 12 लोग जो धर्म बदलकर मुसलमान बन गए थे, उनकी भी घर वापसी हो गई है और पूरे हवन पूजन के साथ उन्होंने हिंदू धर्म वापस से अपना लिया। आपको बता दें कि इन 12 लोगों के धर्मांतरण के पीछे भी झांगुर का ही हाथ था। किसी की शराब की लत छुड़वाने तो किसी को प्रेम जाल में फंसाकर इसने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने को मजबूर किया था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां मजहब के नाम पर धंधा नहीं चलेगा। यूपी एटीएस ने जब छापा मारा तो सिर्फ एक बाबा नहीं, पूरे गैंग की कमर तोड़ दी गई। दर्जनों बैंक खाते सीज हुए, संदिग्ध संपत्तियां जब्त की गयी और 4 बड़े आरोपी सलाखों के पीछे है। अब संदेश साफ है, जो धर्म को धंधा बनाएगा उसकी जगह सिर्फ जेल में होगी। अब धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वह अप होता हुआ दिखाई दिया है और इसमें 9% से बढ़कर के अब 10% हमारा वन आच्छादन हुआ है। आपने पिछले वर्ष फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वो रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 राज्य ऐसा है जिसने अपने वन आच्छादन को सर्वाधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और आज के दिन पर अगर पिछले 8 वर्ष के आंकड़े में आपको दूं तो 5 लाख एकड़ वन आच्छादन हमने बढ़ाया है उत्तर प्रदेश में।
ये रिपोर्ट हमारी नहीं, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और छत्तीसगढ़ के घासीराम विश्वविद्यालय की जो अपनी इंडिपेंडेंट सर्वे है, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं, और सैटेलाइट इमेजेज इस बात की गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश ने वनाच्छादन को बढ़ाने में अपनी सफलता प्राप्त की है। ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम जो हमारे अभी गुड्डू चौधरी जी भी कह रहे थे कि पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिल पा रही, मेरा उनसे आग्रह है कि देखिए, पेड़ काटने की आवश्यकता के साथ साथ किसान को जहां पड़ेगी वहां उसको उसके खेत में परमिशन भी मिलेगी, उसको हम सरलीकरण भी करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान जिन किसानों ने अपने खेत में पेड़ लगाए थे और उन्होंने नीरी में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने उनको कार्बन क्रेडिट का लाभ भी पर पेड़ $6 के हिसाब से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और प्रदेश के 25,000 किसान, 6 कमिश्नरी के 25,000 किसान, जिसमें सहारनपुर, मेरठ के साथ साथ हमारे अन्य तमाम 6 ऐसी कमिश्नरी थी जिसमें किसानों ने इस सुविधा का लाभ लिया है, और 7 कमिश्नरी के किसान इस बार लाभ लेने जा रहे हैं। यानी पिछली बार अकेले किसानों को हम लोगों ने 32 लाख से अधिक धनराशि दी थी, इस बार 42 लाख से अधिक धनराशि हम उन्हें कार्बन क्रेडिट को यानी पर्यावरण बचाने के लिए जो उनका योगदान है उसके लिए उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। अब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को 0 तक पहुंचाएगा, यानी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम उपाय प्रारंभ हुए हैं। आपने देखा होगा, आपके यहाँ के पहले हेलोजन लाइट शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के रूप में उपयोग की जाती थी। हम लोगों ने 17 से 19 के बीच में सभी हेलोजन उतार दिए। घरों में सामान्य बल्ब लगते थे, उन सब की जगह एलईडी आ गई, सस्ते में बल्ब मिले, पावर का काफी बचत हुआ, कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ। यानी आपकी बचत भी हुई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको उसके लाभान्वित भी किया गया और कार्बन उत्सर्जन भी कम करके पर्यावरण को बचाने में योगदान दिया गया। पहले लोग घरों में चूल्हा जलाते थे, कोयले का इस्तेमाल करते थे, केरोसिन इस्तेमाल करते थे, कार्बन उत्सर्जन भारी मात्रा में उससे फैलता था। अब एलपीजी के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध कराए गए, यानी 10 करोड़ से अधिक लोगों को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो। यह प्रधानमंत्री जी के उसी विजन का परिणाम है जो देश के अंदर 2070 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इलेक्ट्रिक बस सेवा हमने शुरू की है, सीएनजी की बसेस शुरू की हैं। ये उसी का परिणाम है, उसी दिशा में मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा दी जा रही है, ये उसी का परिणाम है। और उसी के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए तय किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मुझे याद है 2017 में जब हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करना था तो 5 करोड़ पौधे मुश्किल से वन विभाग की नर्सरियों में प्राप्त हो पाए थे। और आज जब हम लोग 2025 में हैं तो 2025 में 52 करोड़ पौध हमारे पास मौजूद है। और ये यूकेलिप्टस और पॉपुलर नहीं है, ये जो भी है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, देसी आम है और अन्य वैरायटी के आम भी हैं, लेकिन साथ साथ देसी आम, जामुन, अर्जुन और अन्य तमाम इमारती लकड़ियों के भी पौध उपलब्ध हैं, नीम भी है, साथ साथ छायादार पेड़ भी हैं, औषधीय वृक्ष भी हैं। 60 लाख से अधिक उन परिवारों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया है, और 15 लाख वे परिवार जो जीरो पॉवर्टी के अंदर चयन किया गया, इन सबको हम 2-2 सहजन के पेड़ देने जा रहे हैं। सहजन विटामिन और प्रोटीन का एक भंडार है। इस सीजन में अगर उसकी सब्जी, उसकी पत्तियों के साग को भी कोई खाएगा तो वह कुपोषण से दूर को मुक्ति करने में बड़ा मदद करता है।
फली आएगी, उसका सूप और सब्जी खाने में मदद काफी वह भी पौष्टिक होता है। यानी नेशनल राष्ट्रीय पोषण मिशन में भी वह सहभागी बनता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इन सभी पेड़ों के साथ जोड़ने के लिए और वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जोड़ने के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से अपील करने के लिए मैं आज यहाँ पे विशेष रूप से संवाद बना रहा हूँ। और मेरा आप सबसे अपील होगा कि प्रदेश सरकार ने जो ये तय किया है कि नदी पुनरुद्धार के कार्यक्रम को हर जनपद में कमोबेश कुछ न कुछ कार्य हुआ है या चयन हुआ है। जहां नदी का पुनरुद्धार हो गया है वहां पर जहां पे जल जमाव नहीं होता वहां पर वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को हाथ में लेना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे वन मंत्री कह भी रहे थे कि जहां वृक्षारोपण सघन होगा नदियों के तट पर, तो नदियां कभी जल विहीन नहीं होंगी, वे सूखी नहीं होंगी, सदा नीरा होंगी। तो सदा नीरा नदियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें व्यापक जंगल उसके दोनों तटों पर दिखाई दे। दूसरा, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो काफी दिनों तक, एक एक महीने तक अगर पानी में डूबी रहेंगे तो खराब नहीं होगा। अर्जुन खराब नहीं होगा, जामुन खराब नहीं होगा। हमें उस वैरायटी को भी ढूंढना चाहिए जो पेड़ में लंबे समय तक रह सकती हो, और नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में हमें उसको रोपित करना चाहिए, लगाने का काम करना चाहिए। ये बड़ा पुण्य का कार्य होगा। तो नदी के तटवर्ती क्षेत्र में या अमृत सरोवर पर इस कार्यक्रम को हम जरूर करें। और मैं सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से, विधान परिषद सदस्यों से, सबसे इस बारे में अपील करूंगा कि वे बृहद अभियान में अपने जनपद के अंदर, उस दिन प्रभारी मंत्री गण भी हमारे जनपदों में जाएंगे, उस दिन जनपदों के अंदर हमारे बोर्ड और निगमों के चेयरमैन भी जाएंगे, माननीय सांसद विधायक गण भी रहेंगे। अलग अलग स्थानों पर उस कार्यक्रम को नेतृत्व देकर के सेल्फी लें और वन विभाग के द्वारा जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें उसे अपलोड भी करें। एक पेड़ मां के नाम, इसी अभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। और उस अभियान के साथ अच्छा होगा, कार्यक्रम में खूब उत्साहजनक और उमंग के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। लोकल वाद्य होंगे, उसको बजाइए, संगीत के कार्यक्रम करिए, लोग वहां पर उत्सव बनाते हुए उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिससे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके। दूसरा, अलग अलग संगठनों को भी, एनजीओ को भी इसमें इन्वॉल्व करें, व्यापारिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, एनजीओज को। आपके यहां अच्छी सड़कें बनी होंगी, 4 लेन की सड़कें होंगी, एक्सप्रेस वे होंगे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के मार्ग होंगे, अन्य तमाम अन्य व्यवस्थाएं होंगी। इन सभी के साथ अगर आप दोनों तटों पर अगर कोई मार्ग है उसके कल 4 लेन होने की संभावना है, तो उतना जगह छोड़ करके अगर आप पेड़ों की एक लाइन उसके दोनों तटों पर लंबे उस तक कर पाएंगे, रोड की शोभा बनेगी, नगर की शोभा भी बढ़ेगी, आपका रोड अतिक्रमण से भी बचेगा, उसका यश आपको प्राप्त होगा, आपकी सिटी और आपका जनपद अच्छा दिखाई देगा। कोई धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल को जोड़ने वाला, कि जिला मुख्यालय को, तहसील मुख्यालय को, ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाला, ग्राम पंचायत को जोड़ने वाला मार्ग है, उसमें मार्ग के कच्चे यानी पोर्शन को, जहां तक सड़क बढ़ने की संभावना ज्यादा हो ना हो, वहां पर अगर आप पेड़ लगा करके एक लंबी तैयारी के साथ किसी न किसी संगठन को, सामाजिक संगठन को, व्यापारिक संगठन को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे तो बड़ी उसका यश होगा। और उसको अपलोड करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत अच्छी उसके बारे में लोगों की धारणा भी बनेगी। और इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि नदी जो पुनरुद्धार हुई है या किसी नदी के तटवर्ती क्षेत्र में जहां पर बाढ़ आदि से बचाया जा सके उसे, और वो सघन वृक्षारोपण के रूप में अपने आच्छादन को बढ़ाने में योगदान दे सकें। अमृत सरोवर पर एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, जनपद मुख्यालयों, हाईवे के तट पर, मीडियन पर, इन सभी पे इस कार्यक्रम को हमें व्यापक पैमाने पे लेना है। मेरी अपील होगी आप सबसे
कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए, और कहीं पेड़ों के साथ अगर है तो उसको तत्काल एक जगह, कहीं जगह जगह फेंके ना, उसको उठा करके सुरक्षित हम रखें। पौधे जितने लगे उसको व्यवस्थित तरीके से लगा करके उसमें टी गार्ड अच्छी थीम के साथ, जो कलाकार हैं वे कुछ अच्छा गाना दें, कुछ अच्छी, एक पेड़ माँ के नाम पर कोई अच्छी छोटी सी लघु फिल्म भी बना सकते हैं 2-3-4 मिनट की, कोई अच्छा गाना बना सकते हैं, कोई अच्छी उसमें एक वो बना सकते हैं, सॉन्ग उस पर बन सकता है जो उसको लोकप्रिय बनाए और लोगों को उसकी तरफ आकर्षित कर सके। अपील आप भी अपने स्तर पर, जनपद स्तर पर कर सकते हैं। ये चीजें होंगी तो लोगों में और भी उत्साह इसके प्रति बनेगा, और यही अपील के साथ मुझे प्रसन्नता है कि कमोवेश हर जनपद में लोगों ने व्यापक तैयारी की है। आपके जनपद में वन विभाग पौधा पहुंचाने का कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। पर्याप्त मात्रा में पौधे होंगे, दुरुपयोग न हो, जो पेड़ लगे सुरक्षित हो, उसकी देखभाल की उचित व्यवस्था हो, और सुरक्षित माहौल में हम इसे आगे बढ़ने का वो देंगे। तो याद रखना कि यह आने वाले समय में, अगर आज हम एक पेड़ को जीवन दान दे रहे हैं तो आने वाले समय में हमें वह भी जीवन दान देने में अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम इस विराट वृक्षारोपण अभियान के साथ जुड़ने की अपील करते हुए पूरी टीम को अपने अपने जनपदों में मोबिलाइज करने के लिए आप सबसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आज तारीख है 10 मुहर्रम, जिसे यौमे आशूरा भी कहते हैं। ये दिन इस्लामिक कैलेंडर में एक ऐसा दिन है जो शहादत, सब्र और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। आज ही के दिन करबला की तपती ज़मीन पर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने परिवार के साथ जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। करबला की जंग में इमाम हुसैन ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी, लेकिन सिर झुकाना कबूल नहीं किया। देखिए यौमे आशूरा पर कुछ खास तस्वीरें। यजीदियों की ये वो मेराज है नसीर जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। तो मुहर्रम के मौके पर जहां आंखों में आंसू और दिलों में गम के साथ शहादत और सब्र को याद किया गया है, वहीं यूपी में कुछ जगहों से विचलित करने वाली खबरें भी आई।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत और कुशीनगर से। कुशीनगर से एक मामला सामने आया जहां झंडे के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुस्तैदी से हालात पर कंट्रोल कर लिया। मुहर्रम पर एक दूसरी तस्वीर खबर पीलीभीत से भी आई है जहां पर मुहर्रम के जुलूस के मौके पर सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है और पुलिस ने यहां पर भी हालात काबू कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंगली जानवरों की। क्या आपने देखा है बाघ को सड़कों पर टहलते हुए? अगर नहीं देखा है तो जरा ये वीडियो देखिए। यहाँ पर इंसानों के बीच अब बाघ बेधड़क घूम रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का है जहाँ पर खेतों, सड़कों, गाँव के बीच बाघ की चहलकदमी ने सभी को डरा दिया है। किसान खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक से बाघ सामने आ गया और यहाँ बाघ ने ऐसा डेरा डाला कि लोग अब घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बाघ सड़क किनारे ऐसे घूम रहा है जैसे जंगल नहीं उसका अपना राजमार्ग हो, उसका अपना घर हो। लोगों ने ये तस्वीरें मोबाइल में कैद की हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। देखिए खेतों में, सड़कों पर और पुलिया पर बैठा हुआ ये बाघ। पीलीभीत में इस बाघ की दहशत महसूस की जा सकती है। लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन रोमांचित भी है ये वीडियो देखकर कि किस तरह से बाघ अठेलियां करता हुआ नजर आ रहा है। कोई वो नहीं है। देखिए खेतों में टहलता हुआ ये बाघ आप देख सकते हैं पीलीभीत में, और पुलिया पर बैठा हुआ ये बाघ। इंसानों की तरह जीव जंतुओं की भी जंगलों में अपनी लाइफ होती है जहाँ वे खुलकर रहते हैं। उनमें भी प्यार, तकरार देखने को मिलता है। आपने इंसानों की लड़ाई तो बहुत देखी होगी। आए दिन लोगों के लड़ने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन क्या आपने दो विशाल छिपकलियों को लड़ते देखा है? अगर नहीं तो ये तस्वीरें देखिए। दो विशाल छिपकलियों के बीच ये तगड़ा घमासान हुआ। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा देखा जा रहा है और लोग इस लड़ाई को देखिए किस तरह से इसका लुत्फ उठा रहे हैं और अलग अलग तरह के कमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दो विशाल छिपकलियां एक दूसरे जमकर दो हाथ कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि कभी पहली तो कभी दूसरी एक दूसरे पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कभी एक पर टकनी देती तो कभी दूसरी। कुल मिलाकर दोनों ही छिपकली एक दूसरे पर बराबर लोहा ले रही हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए दोनों पहलवान किस तरह से एक दूसरे पर दांव पेच आजमाते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही छिपकलियों का ये लड़ाई का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि घर के अंदर जमीन से 25 जहरीले कोबरा सांप निकल आएंगे? जी हां, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से ऐसा ही हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। दरअसल ये मामला है कसिया क्षेत्र के बटेसरा गांव का, जहां एक घर में निर्माण कार्य चल रहा था और उसी दौरान जमीन के अंदर से कोबरा नस्ल के 25 सांप निकल आए। इनमें से 24 छोटे बच्चे सांप थे और एक बहुत बड़ा कोबरा भी था, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्नैक कैचर को बुलाया गया और स्नैक कैचर वहां पर पहुंचा। उसने उसकी टीम ने मोर्चा संभाला। सभी सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले तो उन्हें एक दो सांप दिखे, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी सांपों की संख्या बढ़ती चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से खबर आपको बता दें, जहां जमीन के विवाद में पीट कर एक महिला की हत्या कर दी गई। दरअसल मकान में स्लैब डालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। इसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लिया गया। मकान में स्लैब डालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और ये पक्ष एक दूसरे पर इस तरह से हमलावर हुए कि पीट कर एक महिला को ही मौत के घाट उतार दिया गया। चंदापुर थाना क्षेत्र के लामी चौराहे की घटना है। वहाँ से पा रही थी, बस लौंडे फर्जी वाले लौंडे आ रहे हैं।
हाँ। वहाँ बस मार शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ। पुलिस का कहा था? पुलिस के पास हम थे, हमारी बहन थी, बहन की सास दी थी। एप्लीकेशन लिखा रहे थे, पुलिस वाले तो लोगों ने बोला कि आप एप्लीकेशन लिख लेते हो, हम पढ़े नहीं जाता, केवल दस्तखत कर दें, कहीं पढ़े लिखे वाले के लेता हो तो बुला के क्या रखे हम, तो हम बाहर आए, थाने से बाहर खड़ा तो खून आ गया, कहीं हमारे डारा थी तो गाड़ी बाहर ठा रहे, जल्दी स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद मौके पर कितने लोग घायल हुए इसमें? और 3 खत्म है। कौन खत्म हो गया? बहन का नाम खत्म हो गया। अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ नगर से खबर है जहां पर महिला और उसके 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बूढ़ी राप्ती नदी में उतराते मिले हैं तीनों के शव और शव उतराते देखकर हड़कंप मच गया है। पुलिस को सूचना लोगों ने दी है। महिला 6 और 2 वर्ष का एक बच्चा जिनका शव मिला है। ससुराल पक्ष की ओर पर आरोप लगाया जा रहा है और परिजनों ने कहा ससुराल दहेज के लिए परेशान कर रहा था, कल झगड़ा हुआ और आज शव मिले हैं। सिद्धार्थनगर के बुढ़ैया गांव के पास की घटना है। तो देखिए मायके पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, ससुराल पक्ष दहेज के लिए परेशान करता था। बताया जा रहा है कल झगड़ा हुआ। बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बूढ़ी राप्ती नदी में रात्रि में डूब गई है, जिसके शव को आज पुलिस ने तलाश करके 1 घंटे 1.5 घंटे पहले अभी बरामद किया। ये लोग सर बहुत मारे पीटे थे उसे। कौन लोग? यही सास और उसके नंद, और उसके बाद मार पीट के उससे झगड़ा किए। उसके बाद मैं समझाया फोन करके, ये लोग मेरी बात भी नहीं माने। ससुर बोला जान से मार दूंगा, फिर भाई उसका पति भी कह रहा जान से मार दूंगा, इसलिए इन लोगों ने पूरा रात में ही प्लान करके उसको मार के और नदी में फेंक दिया सर। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं थी सर, खाली एक उसकी क्या बोलते हैं बच्चों वाला कम्बल जो होता है उसके वजह से। क्या हुआ? जैसे कम्बल एक लड़की थी इनकी भी, मेरी बहन बोली कि जब मेरा बाबू हुआ था तो आप कम्बल ऐसा नहीं लाई थी, दूसरे कलर का ले आई थी और ऐसा लाना चाहिए था, बस इसी बात के लिए हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है जहां पर सौदे की धमकी से परेशान युवती ने सुसाइड कर लिया। घर में घुसकर बदनाम करने की धमकी दी थी। सिंदूर प्रसाद जबरन देकर आरोपी गया था और नाबालिग की मौत से इलाके में आक्रोश का माहौल है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के राम आश्रय नगर की घटना है। कानपुर से ये खबर सामने आ रही है। देखिए जहां पर युवक बताया जा रहा है कट्टा लेकर घर में घुसा और एक नाबालिग की जान चली गई है। शादी रुकवाने की धमकी दी गई थी युवक के द्वारा। घर में घुसकर युवक के द्वारा बदनाम करने की धमकी दी गई और बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो जबरन सिंदूर और प्रसाद देकर गया था और इस नाबालिग की मौत के बाद से इलाके में आक्रोश का माहौल है। कानपुर से ये खबर सामने आ रही है। सामान बेचने जा शाम को ये सब फेंक गया। वैष्णो देवी गया था, शाम को ये फेंक गया कि हमसे शादी करो, नहीं करोगी तो तुम्हारा हम बदनाम कर देंगे, तुम्हारा नाम सबको मोबाइल में कर देंगे, शादी करो हमसे। उसी के डर से वो फांसी लगा के मर गई। अरे यहाँ एक बगल में लड़का है, वो टॉर्चर करता रहता है। हमने शादी तय कर दिए थे, नवंबर में शादी होना फिक्स हो गया था। वो इस चीज़ का उसको पता चल गया। वो पता चला तो इसको कह रहा था कि हमसे शादी करो, नहीं तो तुम्हें हम बदनाम कर देंगे पूरे मोहल्ले में। इसके डर से ये घबराई रहती थी। फिर भी हम लोग कितना भी समझाए लेकिन वो समझी नहीं। रात में आया था, ये सब फेंक भाग के गया है। आता था धमका था, मेरे छोटे वाला लड़का है उसको कहता था मार देंगे, तुम लोग कुछ बोलोगे मार देंगे। हम लोग इसलिए नहीं बोले कि बिटिया की ज़िंदगी खराब हो जाएगा। अब जब बिटिया ही नहीं रहा तो नहीं बोलेंगे, कैसे चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है जहां घर के अंदर